Okay, I hope you can hear me and you can see the screen as well. I hope you can hear me and see me as well. So guys, how you all? कैसे हो आप लोग? Okay, there were just two questions. Good afternoon, everyone. There were just two questions given to you in the form of homework. आपको सिर्फ दो questions करने के लिए दिए गए थे. I hope you remember that, right? और कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन देखो, ऑल्दो ये एडवांस का टॉपिक है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है. दो तीन चीजें ही ध्यान रखनी है, राइट? यदि हम पिछले क्लास का एक बार रिवाइज करें कि कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन में हमने करना क्या था, तो सी द कंसेप्ट वाज वेरी क्लियर, इट वाज वेरी क्रिस्टल क्लियर कि जो H प्लस है और OH माइनस है ना, उनका पानी में हाइड्रेशन स्फीयर नहीं बनता, उनका पानी में सॉल्वेशन नहीं होता, वो डायरेक्टली बॉन्ड तोड़ के प्रोपेगेट करते रहते हैं, राइट? तो H प्लस और OH माइनस का कोई हाइड्रेशन नहीं होता, वो डायरेक्टली बॉन्ड तोड़ करके भाग जाते हैं आगे, राइट? बट यदि कोई और काउंटर आयन जैसे Na प्लस या Cl माइनस वाटर में मूव करना चाहता है, तो उनका हाइड्रेशन होने लगता है, तो उनके लिए मूवमेंट रिलेटिवली डिफिकल्ट है. आई होप इट इज क्लियर. कोई भी आयन की बात करें, चाहे वो कटायन हो या अनायन हो, अदर देन H प्लस एंड OH माइनस, उनका पानी में हाइड्रेशन होता है, तो उनका रिलेटिव मूवमेंट थोड़ा डिफिकल्ट है. बट यदि हम बात करते हैं किसकी, H प्लस और OH माइनस आयंस की, तो H प्लस और OH माइनस आयंस के केस में हाइड्रेशन स्फीयर वगैरह कुछ नहीं बनता है, बिकॉज ऑफ विच हाइड्रोजन स्फीयर वगैरह कुछ नहीं भी बनता, तो उसके कारण उनका मूवमेंट रिलेटिवली काफी आसान है, राइट? इज दैट क्लियर? उनका मूवमेंट रिलेटिवली काफी आसान है, एंड एज ए रिजल्ट ऑफ विच they produce very high conductivities and mobilities in water. I hope it is clear. वो पानी में काफी ज्यादा हाई कंडक्टिविटी एंड मोबिलिटी प्रोड्यूस करते हैं. तो जब H प्लस की जगह पे कोई दूसरा आयन आएगा, लेट्स से कटायन, तो कंडक्टिविटी ड्रॉप हो जाएगी, कम हो जाएगी. और जब H प्लस किसी आयन को रिप्लेस करेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी. आई होप दीज थिंग्स मेक सेंस और ये बात आपको समझ में आ रही होगी. इसमें किसी को डाउट है? Everybody please respond. Is it clear to you? Fine. So let us move ahead. There were two questions given to you in the homework, if you remember. Those questions were 149 and 150. So those were easy ones. I hope you must have done it. अभी मैं डिस्कस कर रहा हूँ. There were two questions जो मैंने होमवर्क दिया था ना, 149 and 150. वही डिस्कस कर रहा हूँ. देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड को टाइट्रेट कर रहे हो अगेंस्ट अ वीक बेस, ठीक है? तो क्या होगा बताओ. अच्छा, 148 तो कर लिया था ना एवरीबॉडी. 148 तो सिंपल है, वही है ना HNO3NaOH जो हमने पहला केस किया था. 148 तो इट इज इजी. आंसर शुड बी ए. आई होप इट इज क्लियर, राइट? ठीक है. अब देखो, बाकी जो दो केसेस है ना, लाइक 149 एंड 150, उनको तो हम स्ट्रेट अवे नहीं. तो 148 आदित्य, इट वाज द केस दैट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. इसको देने की जरूरत है क्या? आई थिंक इट वाज डिस्कस्ड, राइट? एवरीबॉडी, 148 तो सेम थिंग, इज द सेम थिंग दैट वी लर्न इन द लास्ट क्लास. सो अलग से देने की क्या जरूरत है, राइट? So coming to 149 and 150, these are separate cases जिसको हम देखेंगे, ठीक है? तो अलग केस देख लेते हैं. आई थिंक हमने दो केसेस किए थे, राइट? इफ यू रिमेम्बर, हमने दो केसेस किए थे, राइट? ओके. तो अब ये जो क्वेश्चन है 149, इसमें क्या लिखा है? कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट अ वीक बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड अगेंस्ट अ वीक बेस क्या होगा एवरीबॉडी? स्ट्रॉन्ग एसिड को हमें टाइट्रेट करना है किसके अगेंस्ट? वीक बेस के अगेंस्ट. तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस कौन सा केस बनेगा? लिख लेते हैं 149. स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस. स्ट्रॉन्ग एसिड वर्सेस वीक बेस. देखो इजी है. स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी ले लो. लेट्स से यू टुक HCl, राइट? आपने HCl ले लिया इस सॉल्यूशन में, ठीक है? लेट्स से यहाँ पे पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव एंड यू हैव कनेक्टेड इट टू अ source of current. So in this case what will happen everybody? Suppose we are dropping NH4OH drop wise. हम ये NH4OH डाल रहे हैं धीरे धीरे. तो अब बताओ यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्या होगा? इनिशियली कंडक्टिविटी मैक्सिमम होगी या मिनिमम होगी? बताओ. जैसे दिस इज द रिएक्शन टेकिंग प्लेस. HCl will react with NH4OH and produce NH4Cl and water. आई होप ये बात सब लोग समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास जो फास्टेस्ट मोबिलिटी वाला आयन है, जिसकी मोबिलिटी रिलेटिवली पानी में सबसे ज्यादा है, राइट? तो वो तो H प्लस है, राइट? तो अब देखो क्या हो रहा है. बिफोर लेट से एंड पॉइंट के पहले
यदि हम बोले तो एंड पॉइंट के पहले, आई होप एवरीबडी अंडरस्टैंड्स दिस कि NH4OH विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। आई होप इट मेक्स सेंस, राइट? ये बात समझ में आ रही है सबको? इज इट क्लियर? एवरीबडी प्लीज रिस्पॉन्ड इन द चैट बॉक्स। व्हाट आई एम आस्किंग इज, एंड पॉइंट के पहले NH4OH लिमिटिंग रिएजेंट हो रहेगा तो इट विल नॉट बी प्रेजेंट इन द रिएक्शन, ये खत्म हो जाएगा, राइट? ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। तो अब जब ये खत्म हो जाएगा तो तुम्हारे पास क्या आयन था? तुम्हारे पास था H प्लस और Cl माइनस, राइट? तुम्हारे पास H प्लस और Cl माइनस था। अब क्या आ रहा है? अब ये NH4 H2O तो है ही नहीं इलेक्ट्रोलाइट, अब तुम्हारे पास बन गया NH4 प्लस और Cl माइनस। तो अब देखो क्या हो रहा है, H प्लस के जगह Cl माइनस तो पहले भी था, बाद में भी है। H प्लस के जगह पे क्या आ रहा है एवरीबॉडी? H प्लस के जगह पे क्या आ रहा है बताओ? एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस, as the reaction progresses, ये बफर बन रहा है क्या एवरीबॉडी? HCl और NH4Cl बफर है क्या एवरीबॉडी? HCl और NH4Cl बफर है क्या? यस। अरे एवरीबॉडी, HCl और NH4Cl बफर है? नहीं है बफर भैया, it is not a buffer. It is strong acid and weak acid. It is common ion effect. I hope it makes sense. ये बात आप समझ पा रहे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड बफर नहीं होते, ठीक है? ये कोई स्पेशल केस नहीं है, इट इज नॉट बफर एट ऑल। तो एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस, यहाँ पे सीधी सी कहानी क्या है, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस हो रहा है, H प्लस इज रिप्लेस्ड बाई NH4 प्लस। इज दैट क्लियर? H प्लस की जगह पे NH4 प्लस आ रहा है, तो H प्लस हमारा बहुत तेज भागने वाला है, राइट? ये रिले रेस में हमारे पास ये ऐसा घोड़ा है जिससे तेज कोई भागता ही नहीं है, ठीक है? ये फास्टेस्ट रनिंग और ये बहुत तेज भागता है, तो उसके जगह पे हम NH4 प्लस लेके आ रहे हैं, तो क्या होना चाहिए बताओ एवरीबॉडी? क्या होना चाहिए? जो हमारा फास्ट रनिंग आयन था उसके जगह पे हम स्लो रनिंग आयन लेके आ रहे हैं, तो अब कंडक्टिविटी डिक्रीज होगा ना? डोंट यू थिंक इट विल बिकम, ये स्क्रॉल कर दूं नीचे? डू यू वांट टू राइट इट? आई स्क्रॉल डाउन, ओके? फाइन, सो आई होप इट इज क्लियर। ये बात सब लोग शायद समझ पा रहे होंगे कि द H प्लस के जगह पे NH4 प्लस आ रहा है, तो H प्लस वाज अ फास्ट मूविंग आयन, NH4 plus on the other hand is a relatively slow moving ion, so conductivity will decrease and it will become minimum at the end point. ये समझ में आ रहा है? Therefore the conductivity will decrease and it will become minimum at the end point. ये बात सब समझ पा रहे हैं? कंडक्टिविटी कम हो जाएगा और ये एंड पॉइंट पे मिनिमम हो जाएगा, कम होता जाएगा, राइट? आई होप इट इज क्लियर। एंड पॉइंट पे क्या मिलेगा तुम्हें बताओ? एंड पॉइंट पे क्या मिल रहा है? एट एंड पॉइंट व्हाट डू यू गेट? एट एंड पॉइंट व्हाट यू गेट? एट एंड पॉइंट एवरीबॉडी, एंड पॉइंट की बात अपन कर रहे हैं, एंड पॉइंट पे अपने को मिलेगा NH4Cl। अब ये अल्कालाइन होगा क्या एवरीबॉडी? अल्कालाइन तो नहीं होगा, ये तो एसिडिक होगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा? सॉल्ट हाइड्रोलिसिस होगा। मतलब हाइड्रोलिसिस किसका होगा? एक्चुअली NH4 प्लस आयन का हाइड्रोलिसिस होगा, राइट? NH4 प्लस आयन विल हाइड्रोलाइज। आई होप यहाँ तक आप बात समझ रहे हैं। अब एंड पॉइंट के बाद यदि तुम NH4OH डाल दोगे, एंड पॉइंट के बाद तुम NH4OH डालोगे तो कोई खास कंडक्टिविटी बढ़ेगा क्या? आफ्टर एंड पॉइंट addition of NaOH, sorry, addition of NH4OH, addition of NH4OH will not compensate the loss of mobility of H plus ion। ये बात समझ में आ रहा है? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है ना, ये तो डिसोसिएट होता ही नहीं है पानी में,
जैसे तुमसे तुम्हारा घोड़ा छीन लिया और एक गधा दे दिया, तो वो गधा घोड़े की कमी पूरा कर सकता है क्या? नहीं कर सकता ना। तो H प्लस के जगह पे NH4OH जो है, जो कि डिसोसिएट ही नहीं होता, तो ऑब्वियसली देखो अब तो ग्राफ समझ में आ गया वो तुम्हें कैसे बनेगा। इनिशियली देखो होगा क्या, यू टॉक अबाउट द कंडक्टिविटीज इन दिस केस, सो लेमडा एम को जब हम प्लॉट करते हैं VNH4OH के साथ, तो V will get a graph like this and this will almost be constant। हालांकि ये हल्का सा बढ़ता है, जस्ट अ मिनट, हालांकि ये हल्का सा बढ़ता है, ठीक है, हल्का सा, लेकिन काफी कम बढ़ेगा ये। सो दिस इज योर एंड पॉइंट। एक्चुअली यही केस है जो हमारा नेक्स्ट केस भी था। 149 इज द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आवर नेक्स्ट केस, तो मैंने तुम्हें करने के लिए बोल दिया था। ये नेक्स्ट केस भी है और यही क्वेश्चन भी है, ठीक है शिवम, ये हमारा नेक्स्ट केस भी है एंड दिस इज ऑल्सो द क्वेश्चन। तो बताओ इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो। सर्वेस रिटर्न, ओके, वापस दो पॉइंट। देखो एंड पॉइंट पे NH4 प्लस हाइड्रोलाइज कर जाएगा, आई होप इट इज क्लियर। तो हाइड्रोलाइज करेगा तो इससे बहुत ज्यादा कंडक्टिविटी में चेंजेस नहीं आएंगे। लास्ट पॉइंट पे NH4OH ऐड किया है हमने। NH4OH जो है वो डिसोसिएट पूरी तरह से होता नहीं है, राइट? NH4OH जो है वो पूरी तरह से डिसोसिएट होता नहीं है। तो NH4OH जब पूरी तरह से डिसोसिएट होगा नहीं, तो वो H प्लस आयन का जो लॉस है उसको कॉम्पनसेट थोड़ी कर पाएगा। इज दैट क्लियर? जो H प्लस आयन का लॉस है वो पूरी तरह से कॉम्पनसेट थोड़ी कर पाएगा। तो इसलिए जो कंडक्टिविटी में इंक्रीज होगा, दैट इंक्रीज विल बी रिलेटिवली लेस। इज दैट क्लियर? कॉम्पनसेट, कॉम्पनसेट मतलब कोई चीज की कमी तुम्हारे पास है, अब उसको, उस कमी को दूर करना मतलब कॉम्पनसेट करना, ठीक है? कॉम्पनसेट मतलब भुगतान होता है, मतलब और क्या, कॉम्पनसेट मतलब, क्लियर हो गया ना कॉम्पनसेशन का मतलब? जैसे कोई काम करता है तो उसको मेहनताना देते हैं, सैलरी देते हैं, तो दैट इज कॉल्ड कॉम्पनसेशन, कि जो आपने काम किया उसके बदले में ये दे रहे हैं। तो वही बात बोल रहा हूँ मैं। तो H प्लस का कॉम्पनसेशन जो है NH4 प्लस या फिर NH4OH नहीं है, ठीक है ना? तो ये उसको उस लेवल पे नहीं लेके जा सकता। कंडक्टिविटी जितनी डिक्रीज हुई थी उतनी वापस इंक्रीज नहीं हो सकती। इसमें और किसी को कोई डाउट है क्या? एवरीबडी, इज इट क्लियर? Everybody please respond in the chat box. Okay, fine. So should we move to the next one? 148 में स्लोप ज्यादा है, क्यों? कहाँ स्लोप ज्यादा है? बट एक साइड की ज्यादा, दैट इज अप्रोक्सीमेशन, वो एक अप्रोक्सीमेशन है सौरभ, ठीक है? ओके, नाउ लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्या है, तुम्हारे पास एक मिक्सचर है इक्विमोलर, तुम्हारे पास एक मिक्सचर है इक्विमोलर। नहीं सौरभ, ये जो तुम पूछ रहे हो ना कि कौन सी साइड ज्यादा है, ये नहीं पता कर सकते। जो 41 48 की जो तुम बात कर रहे हो ना, उसमें दोनों साइड ऑलमोस्ट सेम स्लोप के होंगे। ये बुक में मिस्टेक है, फोटो जैसे तैसे बनाया है वो, दोनों साइड सेम स्लोप के होंगे, ऐसा कुछ अलग नहीं है। यदि कुछ ऐसा अलग होता तो टोल्ड यू। 148 में जो इन्होंने डायग्राम बनाया ना वो थोड़ा सही नहीं है, और वैसे भी ये ग्राम रिलेटिव है। लास्ट क्लास में बताया था कि दोनों ऑलमोस्ट सेम तरह के ही होंगे, बहुत ज्यादा स्लोप में अंतर नहीं होगा। और वो तुम्हें समझाया था पीएच निकाल करके कि कैसे देख रहे हैं, है ना? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ HCl and HCN with NaOH।
अब देखो ये जो अपना केस है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ NaCl मतलब HCl एंड HCN विथ NaOH, उसमें क्या करना है देखते हैं। जैसे ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे लगा दिया कंडक्टिविटी। फाइन, तो अब जैसे मान लो इसमें हमने डाला है HCl प्लस HCN और इसमें हम डाल रहे हैं NaOH, तो अब खुद सोचो पहले कौन रिएक्ट करेगा NaOH के साथ। ये एक मेन हीरो है और ये एक साइड हीरो है, तो मेन हीरो जब तक है तब तक साइड हीरो तो ऐसे बिहेव करेगा ना जैसे वो हीरो था ही नहीं। इज दैट क्लियर? ये बात सबको समझ में आ रही है? तो NaOH का जो पहला रिएक्शन होगा वो किसके साथ होगा एवरीबॉडी? HCl के साथ होगा, राइट? इज दैट क्लियर? अभी ये रिएक्शन होगा, HCl रिएक्ट करेगा NaOH के साथ और बनेगा NaCl प्लस वाटर। तो ये तो बिल्कुल पुराना वाला केस, जो पहला केस हमने पढ़ा था, बिल्कुल वैसा ही होगा ना। देखो NaOH लिमिटिंग रिएजेंट है, तो Cl माइनस यहाँ भी है, Cl माइनस यहाँ भी है, H प्लस की जगह पे Na प्लस आ रहा है, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? H प्लस की जगह पे Na प्लस आ रहा है। तो उस केस में यदि हम लेमडा m को प्लॉट करते हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH के अगेंस्ट, लेमडा m को प्लॉट करते हैं वॉल्यूम ऑफ NaOH के अगेंस्ट, तो उसमें क्या होगा? कंडक्टिविटी विल डिक्रीज। आई होप इट इज क्लियर। ये बात सबको समझ में आ रही होगी। तो पुरानी वाली कहानी हमने वापस दोहरा दी। देख लो, H प्लस इज रिप्लेस्ड बाय Na प्लस, तो H प्लस तेज भागता था, H प्लस वाज अ फास्ट मूविंग आयन and Na plus is relatively a slow moving ion. I hope it is clear. So likewise the conductivity will decrease and it will become minimum at the end point. इसमें किसी को कोई समस्या है? Let us say this is your first equivalence point. Is that clear? 1 is the first equivalence point. मतलब पहला HCl का और NaOH का इक्विवेलेंस खत्म हो गया यहाँ पे। ठीक है, अब जरा देखो यहाँ पे क्या है कि कंडक्टिविटी यहाँ मिनिमम है। अब जो इसके बाद क्या होगा? अब जरा सोचो, अब आफ्टर कंजम्पशन ऑफ HCl, आफ्टर कंजम्पशन ऑफ HCl जब खत्म हो जाएगा तो अब किससे रिएक्ट करेगा NaOH? बताओ। अब तो यहाँ जो तुम्हारा वीक एसिड है HCN, उसका ही रिएक्शन होगा ना NaOH से। एवरीबॉडी ये समझ में आ रही है बात? तो ये फिर से नेक्स्ट केस हो गया, फिर से बफर बनेगा, देख लो। इज दैट क्लियर? यहाँ पे बफर बन गया। ये सेकंड केस जो कल पढ़ा था वही है ना। तो अब ये लिमिटिंग रिएजेंट है, तो तुम्हारे पास बचेगा HCN और NaCN, वीक एसिड और उसका सॉल्ट। तो बिफोर एंड पॉइंट अगेन वी आर गेटिंग बफर। A buffer solution will be obtained. ये सबको समझ में आ रहा है? एंड पॉइंट के पहले बफर सॉल्यूशन बन गया यहाँ पे। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देन व्हाई नॉट C? C मतलब क्या बोलना चाह रहे हो कथन? व्हाट यू वांट टू आस्क? व्हाई नॉट C ऑप्शन? अच्छा, तुम आंसर बता रहे हो क्या? अच्छा, एक्चुअली में देखो 150, हमने जो 150 की बात कर रहे हो, हमने ग्राफ बनाया था ना, हल्का तो बढ़ता ही है ना, वो बढ़ते जाता है धीरे धीरे कंडक्टिविटी। बफर में एग्जैक्ट कांस्टेंट नहीं होता है, ये हमने पढ़ा था, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। ठीक है, लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली कांस्टेंट नहीं रहता है वो। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, कहा था कि तुम्हें एग्जैक्टली पता करना है तो तुम ग्राफ बना के देखो और हर पॉइंट पे पीएच निकालो, उसके बेसिस पे करो। तो ये हल्का सा बढ़ेगा और एंड पॉइंट के बाद फिर बढ़ने लगेगा बिकॉज ऑफ OH माइनस। तो ये देखो, पहला एंड पॉइंट है, या दूसरा एंड पॉइंट है। ठीक है, तो अब क्या है? आफ्टर सेकेंड एंड पॉइंट lambda m will increase due to addition of OH minus। अरे देखो, सीधा सा कहानी है, जो कल के दो केसेस थे ना, पहले एक वाला छापो फिर दूसरा वाला छाप दो, बिल्कुल वही है।
ये समझ में आ रहा है? एवरीबडी ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? जो कल के दो केस थे उनको एक के बाद एक छाप दो, पहले ये होगा फिर ये होगा, और क्या। अब बताओ इसमें किसी को डाउट है क्या? एवरीबडी, इज इट क्लियर? यू हैव डाउट? यू कैन टेल मी इफ यू हैव एनी डाउट। इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं। मैं फिर से समझा दूं इसको? किसी को डाउट है? आगे बढ़ जाए फिर? ओके। एक बात बताओ, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन वीक एसिड और वीक बेस का कर सकते हैं क्या हम लोग? एवरीबॉडी, अभी जैसे मैंने बोला क्या कि स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग किया पहले, फिर स्ट्रॉन्ग वीक किया, फिर मिक्सचर ऑफ वीक स्ट्रॉन्ग वर्सेस स्ट्रॉन्ग किया। ठीक है ना, ये सारे केसेस हमने देखे अभी। तो कैन वी डू वीक वीक, लाइक वीक एसिड वर्सेस वीक बेस, कैन वी डू दैट? नहीं कर सकते, उसमें बड़ा बेकार रिजल्ट आता है। ये किसको लिखना है? अंशुमल, राइट इट डाउन फास्ट। कौन सा पार्ट लिखना है? शुड आई इसको लैग आ रहा है? एवरीबडी कैन यू हियर मी? क्या आपको मुझे, मतलब कैन यू हियर मी? क्या आप मुझे सुन सकते हैं? ठीक है, फाइन फाइन। सो लेट अस मूव एवरीबडी। देखो सवाल ये है कि हम जो है वीक एसिड और वीक बेस का, हाँ, वीक एसिड और वीक बेस का कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि ज्यादा कोई खास नहीं आता चेंज, कंडक्टिविटी में कोई खास चेंज देखने को नहीं मिलता। अथर्व शिंदे को लैग आ रहा है। अच्छा, कितने लोगों को लैग आ रहा है? अथर्व शिंदे इज सेइंग नो लैग। अथर्व एक काम करना, यदि इफ यू आर यूजिंग अ वाईफाई प्लीज रीबूट, हो सकता है उससे प्रॉब्लम सही हो जाए तुम्हारा। ओके फाइन। सो लेट्स से टाइट्रेशन ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब देखो यहाँ पे जब हम वीक एसिड और वीक बेस की बात करेंगे ना, तो इनके कहानी में तो भैया ऐसा है कि ये कुछ दोनों आयनाइज नहीं होते। बोथ डू नॉट अंडर बोथ द एसिड्स एंड बेस, ये दोनों आयनाइज नहीं होते। एसिड एंड बेस डू नॉट आयनाइज टू अ ग्रेट एक्सटेंट, ये आयनाइज दोनों नहीं होते। देयरफॉर ऐसा बोल सकते हैं, नो सिग्निफिकेंट चेंजेस विल बी ऑब्जर्व्ड। अरे कंडक्टिविटी में बहुत बड़ा बदलाव आता है तभी तो हम पता करते हैं ना इसमें। नो सिग्निफिकेंट change in lambda m will be observed। तो इसलिए results are difficult to predict, so the end point is difficult to predict। तो उतना अच्छा रिजल्ट हो ही नहीं पाता, यहाँ पे आ ही नहीं पाता। लेकिन हम ग्राफ फिर भी बना लेंगे, सो डोंट वरी अबाउट इट, जैसा भी बनेगा विल ड्रॉ इट, स्टिल ड्रॉ द ग्राफ, डोंट वरी। तो राइट इट फर्स्ट। चेंज होता है अभिलाष, आई अंडरस्टैंड दैट, बट द रिजल्ट्स आर रिलेटिवली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड टू प्रैक्टिकली डू एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, राइट इट डाउन फर्स्ट। Done everyone? Should I scroll down? Everybody? Okay. आदित्य हो गया?
इसका ग्राफ बना रहा हूं, डोंट वरी, विल ड्रॉ द ग्राफ। ठीक है, लेट अस ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ। लेट्स से आई हैव एसिटिक एसिड, इसमें मैंने ले लिया एसिटिक एसिड, और ऊपर से लेट्स से आई एम एडिंग NH4OH, है ना। कोई खास चेंज तो नहीं होगा, दैट इज क्वाइट क्लियर, बट चेंजेस होते हैं, थोड़े बहुत चेंजेस तो होंगे ही ना। देखो स्ट्रॉन्ग एसिड में चेंजेस बहुत ज्यादा क्यों होते हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस लोगे तो तुम्हारा पीएच किसी पॉइंट पे 14 रहेगा या फिर 0 रहेगा, और उससे 7 के आसपास आएगा, तो सिग्निफिकेंट चेंज आता है। ये समझ में आ रहा है तुम्हें एवरीबॉडी? ये बात समझ में आ रही है? स्ट्रॉन्ग, हमने देखा था कि कंडक्टिविटी जो है मैक्सिमम होता है पीएच 0 और 14 पे, ये लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, डू यू रिमेंबर? तो अब जब स्ट्रॉन्ग एसिड का टाइट्रेशन करोगे तो पीएच भागेगा 7 से, मतलब 14 से 7 तक, या फिर 0 से 7 तक। बड़ा चेंज आएगा ना, मैक्सिमम से मिनिमम आएगा, सिग्निफिकेंट चेंज आएगा। बट वीक एसिड और वीक बेस का पीएच ही होता है 4, और 4 से 7 के आसपास भागेगा, तो चेंज कोई खास दिखेगा नहीं। ठीक है, तो इसलिए मैं बोल रहा था कि चेंजेस यहाँ पे रिलेटिवली उनके हिसाब से कम आते हैं, देखने को उतने नहीं मिलते, बट ठीक है, जो भी चेंज आते हैं विल सी दैट। जैसे CH3COH रिएक्ट करेगा NH4OH के साथ and it will form CH3COO NH4 plus H2O. Is that clear? अच्छा, यहाँ पर कुछ कहानी में देखने को क्या है अलग, तुम्हें ये बात समझ में आ रहा है? देखो सबसे पहले क्या है, ये तुम्हारे पास एसिड है, इसमें तुम बेस डालोगे ना, तो ये जो बनेगा दिस इज अ सॉल्ट बफर। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? NH4 CH3CO NH4 इज अ सॉल्ट बफर, यहां तक तो किसी को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये वीक एसिड और वीक बेस है। तो बिफोर एंड पॉइंट क्या हो रहा है देख लेते हैं। बिफोर एंड पॉइंट क्या हो रहा है? बिफोर एंड पॉइंट कुछ नहीं हो रहा है, CH3COH बन रहा, रिएक्ट कर रहा है, इज रिएक्टिंग विथ NH4OH, ठीक है, एंड हेंस नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स इज इंक्रीजिंग। ये समझ में आ रहा है सबको? नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स तो बढ़ेंगे ना, तुम इलेक्ट्रोलाइट डालोगे तो नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स तो बढ़ेंगे। यहाँ H प्लस और OH माइनस तो वाटर बन जाएगा, उसका तो रोल है ही नहीं, यहाँ कहानी खत्म हो गई H प्लस और OH माइनस की। ये थर्मोडायनेमिक्स में तुमने पढ़ा होगा कि वीक एसिड और वीक बेस के केस में इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन काफी कम होता है, बट वो रिएक्शन फिर भी हो ही जाएगा पूरा। इज दैट क्लियर? थर्मोकेमिस्ट्री में, इनफैक्ट, हाँ थर्मोकेमिस्ट्री में। बट इसीलिए लेकिन नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स तो बढ़ ही रहे हैं। एंड पॉइंट पे क्या होगा बताओ? एट एंड पॉइंट क्या मिलेगा तुम्हें? एट एंड पॉइंट तुम्हें मिल जाएगा सॉल्ट बफर। किसका मिलेगा? CH3COO NH4 का। ठीक है, सॉल्ट बफर के बाद तुम आफ्टर एंड पॉइंट क्या होगा बताओ? आफ्टर एंड पॉइंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट, बहुत ज्यादा चेंज नहीं होगा, क्योंकि अब तो बफर बन गया ना, ये रेजिस्ट करने लगेगा। ऑलमोस्ट कांस्टेंट, क्योंकि अब तो ये बफर बन गया, सॉल्ट बफर। तो अब जैसे इसका यदि हमें ग्राफ बनाना है, लेमडा m वर्सेस लेट से वॉल्यूम ऑफ NH4OH, तो ये इस तरह का कुछ रहेगा, और ये चेंज बहुत कम होता है, और ये तुम्हारा एंड पॉइंट है, दिस इज एंड पॉइंट। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो पूछ लो। एवरीबॉडी, नेक्स्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री है।
सरफेस केमिस्ट्री। ये डन। इसमें किसी को डाउट है? इक्विलिब्रियम में एंड पॉइंट कैसे आता है? इक्विलिब्रियम में एंड पॉइंट तब आता है जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एसिड और बेस के बराबर हो जाते हैं। इक्विवेलेंस पॉइंट का मतलब ये होता है, एंड पॉइंट बोलते हैं जिसको, नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स एसिड और बेस के जिस पॉइंट पे इक्वल हो जाएंगे वही एंड पॉइंट है, रिएक्शन खत्म। ठीक है, ओके, आगे बढ़ जाएं। ठीक है, रुक जाओ, ये तो कर लेने दो हमें ये। अच्छा, अभी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन खत्म नहीं हुआ है। रिवर्सिबल है तो एग्जैक्ट कुछ, हाँ रिवर्सिबल में भी मैंने इसलिए बताया ना, थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ा है हमने कि रिएक्शन खत्म होता है, डेल्टा एच लेस नेगेटिव होता है, वही तो मैंने बताया। ठीक है सर्वेश, रिएक्शन खत्म हो जाता है थर्मोडायनेमिकली, तो रिएक्शन खत्म होगा ना क्योंकि डेल्टा एच नेगेटिव है। ओके, कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। नॉर्मली सिर्फ ग्राफ ही आते हैं वेदांत, और जो न्यूमेरिकल भी आते हैं वो एंड पॉइंट पे नॉर्मल N1V1 N2V2 के हिसाब से आ सकते हैं। कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशंस इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। अच्छा, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन, हाँ ये भी एडवांस के लिए ही है। मान लो तुम्हारे पास केस 1 डिस्कस कर रहा हूं मैं, केस 1, तुम्हारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है AB एक्वस, इसमें तुमने डाला CD एक्वस, ये रिएक्शन हो गया AD सॉलिड, नीचे प्रेसिपिटेट जमा हो जाएगा, और BC सॉलिड। तो अब इसका ग्राफ बना सकते हो। ये मान लो AB है, इसमें तुमने डाला CD, ठीक है, टर्मिनल्स पे कनेक्ट कर दिया इसको, ठीक है, ये करंट फ्लो हो रहा है। तो अब एक बात बताओ, दिस टॉपिक इज ऑल्सो फॉर एडवांस, ठीक है, तो अब एक बात बताओ, इसका ग्राफ कैसे बनेगा? कुछ आइडिया है? दोनों प्रेसिपिटेट बन गए, तो इस पॉइंट पे देखो क्या है, ये सॉलिड है, ये कंडक्ट नहीं करेगा, इट डज नॉट कंडक्ट। ये समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? जो प्रेसिपिटेट बन गया वो कंडक्ट करेगा क्या? एवरीबॉडी ये बात समझ में आ रहा है? ये दोनों कंडक्ट करेंगे क्योंकि ये एक्वस हैं, ये सॉलिड प्रेसिपिटेट नहीं करेगा, राइट, मतलब कंडक्ट नहीं करेगा। तो कंडक्टिविटी will decrease and will become zero at end point। यहां तक कोई दिक्कत है? एंड पॉइंट पे आप पहली बार जीरो हो जाएगा कंडक्टिविटी। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर और नॉट? स्क्रॉल करूं नीचे में, नीचे स्क्रॉल करूं क्या? फाइन, अब जरा समझते हैं, तुम्हें क्या लगता है एंड पॉइंट के बाद क्या होगा? एंड पॉइंट के बाद क्या होगा? कंडक्टिविटी बढ़ेगी? एवरीबॉडी, एंड पॉइंट के बाद क्या होगा? कुछ नहीं, एंड पॉइंट के बाद तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी ना? नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसके बाद वो रिएक्ट थोड़ी करेगा। अरे जैसे मान लो ए बी खत्म हो गया ना एंड पॉइंट तक, तो उसके बाद CD अनरिएक्टेड रहेगा। अनरिएक्टेड CD तो इलेक्ट्रोलाइट है, वो कंडक्ट करेगा ना। आफ्टर एंड पॉइंट अनरिएक्टेड CD विल कंडक्ट। तो इस हिसाब से यहाँ पर तुम्हारा एमीटर यहाँ लगाओगे तो करंट जीरो शो कर देगा, तो एमीटर जीरो करंट शो किया मतलब एंड पॉइंट, यहाँ तो जीरो शो कर देगा ना एमीटर करंट। रिटर्न एवरीवन? ओके, तो ये तो हो गया भाई, सब प्रेसिपिटेट कर गए। दिस इज अ केस इन विच एवरीबॉडी प्रेसिपिटेटेड, AD BC दोनों प्रेसिपिटेट हो गया।
एक कार करता हूँ केस अनड्राफ्टेड सीडी, अनड्राफ्टेड मतलब अनरिएक्टेड, अनरिएक्टेड सीडी मतलब ये कि जैसे ए बी जो था, ए बी खत्म हो जाएगा ना, एंड पॉइंट पे ए बी है ही नहीं अब, तो आप जब सीडी डालोगे तो अरे रिएक्शन हो रहा था इसलिए प्रेसिपिटेट बन रहा था। आई होप इट मेक सेंस। देयर वाज अ रिएक्शन टेकिंग प्लेस बिकॉज ऑफ व्हिच precipitates were being formed. अब सिंस देयर इज नो ए बी, अब यहाँ पे ए बी नहीं है, तो अब जब ए बी है ही नहीं तो सीडी किसी के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट नहीं बनाएगा। तो सीडी तो भैया हम ऊपर से डाल रहे हैं ना, ब्यूरेट से डाल रहे हैं, तो वो तो तुम जितना डाल सकते हो, तुम्हारी श्रद्धा है। सीडी क्यों खत्म होगा? ओके okay? तो अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग। केस 2, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन मतलब समझ में आ रहा है? सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन मतलब समझ में आ रहा है? ज्यादातर जो रिएक्शंस होते हैं ना वो सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन टाइप के होते हैं। एवरीबॉडी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन? सिलेक्टिव, ज्यादातर जो प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं ना सिलेक्टिव ही होते हैं, मतलब ऐसा नहीं दोनों प्रेसिपिटेट करेगा। जैसे यू कैन ट्राई क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज 3.47, दैट इज अ क्वेश्चन ऑन सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। क्वेश्चन नंबर 4 on page 3.47 in your booklet, you can try it। पहले बता दूं या ट्राई करना चाहोगे? मैं रिटर्न सेलेक्टिव प्रेसिपिटेशन मतलब प्रेसिपिटेट कोई एक ही बनेगा, दोनों नहीं बनेंगे। क्या अब आगे बढ़ जाएं? लिख लिया तन्मय? यही है कंडक्टिविटी टाइट्रेशन इन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रिटर्न नॉट? स्क्रॉल करूं नीचे में? नहीं मतलब ये तो लिख लिया ना मैं, तुमने नीचे स्क्रॉल कर दूं मैं? हाँ ठीक है। सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब यही है, वन ऑफ द प्रेसिपिटेट्स, वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज वन ऑफ द प्रोडक्ट्स इज प्रेसिपिटेटेड। कोई एक प्रोडक्ट प्रेसिपिटेट करता है, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन। इज दैट क्लियर? अब देखो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 ऑन पेज 3.47 इन योर बुकलेट। इसको ट्राई कर सकते हो, क्वेश्चन 4 पेज 3.47। डन? क्या है आंसर उमंग? व्हाट इज योर आंसर? व्हाट हैव यू गॉट? ओके गुड। ओके ठीक है, गुड।
ओम गुड, तुम्हारा भी आंसर सही है। ओके गुड गुड, ठीक है आदित्य, ओम, अंशुमल, सब सही आंसर दिए हैं। ठीक है, अच्छी बात है, वेरी गुड। नो 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 नो, सॉरी आदित्य, ट्राई अगेन, थोड़ा सोचो इसके बारे में, है ना। ओके, और टाइम चाहिए या शुड आई हेल्प यू विद दिस? ठीक है चलो। ओके सी, सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? अच्छा वेट करूं, ठीक है वेट कर लेता हूं। अब तो मैं ट्राई, अब बता दूं या अभी और ट्राई करोगे? शुड आई हेल्प यू नाउ? ठीक है फाइन, लेट अस सी दिस। तो सिलेक्टिव प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या है? लेट से यू हैव ए बी एक्वस reacting with CD aqueous, fine, you have AB aqueous reacting with CD aqueous and you are getting AC which is a precipitate, fine, so this will obviously not conduct, ये बात आपको समझ में आ रही होगी, these will be conducting and this AC being a precipitate will not conduct, ठीक है। so you will have let's say BD aqueous, I hope it makes sense, ये बात आप समझ पा रहे होंगे। so you have AB aqueous reacting with CD aqueous, that will give you AC precipitate, प्रेसिपिटेट तो कंडक्ट नहीं करता है, उसके बाद बीडी एक्वस। तो अब देखो क्या हो रहा है, जैसे लेट से यहां पे तुमने ए बी रखा था और ऊपर से यू आर एडिंग लेट से सी डी, राइट, ए बी रखा था, सी डी एड हो रहा है। तो अब देखो क्या था यहाँ पे, बिफोर बिफोर एंड पॉइंट के पहले अपन ये बात समझ सकते हैं आई होप कि सी डी तो लिमिटिंग रिएजेंट है, सी डी लिमिटिंग रिएजेंट है, तो पहले ए प्लस और बी माइनस था, और अब क्या है, लेट्स से यू हैव बी प्लस एंड डी माइनस, बी प्लस और डी माइनस है, याद है, ये तो समझ में आ रहा है। तो ये तो पहले भी था, ये अभी बाद में भी है। तो a प्लस इज रिप्लेस्ड बाई, ए प्लस इज रिप्लेस्ड बाई डी प्लस, ठीक है, यहां पर तो यही हो रहा है ना, a प्लस इज बीइंग रिप्लेस्ड बाई डी प्लस। इसमें किसी को डाउट है क्या? इसमें किसी को डाउट है? तो अब देखो इसके तीन केसेस बनेंगे। केस 2A, मोबिलिटी ऑफ ए प्लस इज इक्वल टू मोबिलिटी ऑफ डी प्लस, यही क्वेश्चन है जो तुम्हें दिया है क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज केस 2A, दिस इज द केस 2A। केस 2B क्या होगा? मोबिलिटी ऑफ ए प्लस इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ लेट से डी प्लस। और केस 3 क्या बन जाएगा, लेट से सॉरी 2C क्या बनेगा, मोबिलिटी ऑफ ए प्लस is less than mobility of B plus. Sorry, A and D, we are comparing A and D. Just wait a minute. I hope it is clear, right? So this is the case which is asked in your question. ये case 2A पूछ रहे हैं आपसे। हाँ D होगा आंसर। अब देखो ये इसको स्क्रॉल करूं मैं नीचे, can you scroll it down? Okay, Aditya written.
अब मैं स्क्रॉल कर दूं नीचे, नहीं करूं? ओके ओके एवरीबॉडी, अब मैं आगे बढ़ सकता हूं? आदित्य स्क्रॉल कर दूं नीचे? ठीक है, देखो केस 2a की बात कर लेते हैं हम लोग। लेट अस टॉक अबाउट केस 2a। तो कहानी में कोई बदलाव नहीं होगा। सी पहले क्या था, तुम केस 2a की बात करो यदि, तो पहले ए बी था, अब बी डी है। बी तो कॉमन है भैया, बी में तो कोई दिक्कत है नहीं ना। बी माइनस था, यहाँ भी बी माइनस और डी प्लस है रेड से। दिस इज बी माइनस एंड डी प्लस। बी माइनस एंड डी प्लस, जस्ट ए मिनट। हाँ, तो अब यहाँ पे ए प्लस बी माइनस था, बी प्लस डी, और अब यहाँ पे बी माइनस डी प्लस है। अब यहाँ पे केस 2a में बोला जा रहा है कि भैया दोनों की मोबिलिटी सेम है, दोनों की मोबिलिटी सेम है, तो कंडक्टिविटी में एंड पॉइंट तक कोई फर्क पड़ेगा एवरीबॉडी? सीडी देखो, सीडी ऊपर से डाला है ना मैंने, क्या किया? हाँ, कंडक्टिविटी में फर्क पड़ेगा क्या? कुछ भी, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन, कांस्टेंट करंट देगा, और एंड पॉइंट पे जब ये रिएक्शन खत्म हो जाएगा उसके बाद बढ़ेगा। ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी? इज दैट क्लियर? अब ये दोनों की मोबिलिटी सेम है। देखो बिफोर एंड पॉइंट क्या कहानी है, बिफोर एंड पॉइंट यदि हम बात करते हैं एंड पॉइंट के पहले, तो ए प्लस के जगह आ रहा है डी प्लस, और दोनों एक स्पीड से चलते हैं। मोबिलिटी ए प्लस की मोबिलिटी डी प्लस के बराबर है। ए प्लस जितना तेज भागता है उतना ही डी प्लस भागता है, तो क्या कंडक्टिविटी में कोई फर्क पड़ेगा एवरीबॉडी? कंडक्टिविटी में कोई फर्क पड़ेगा क्या? डोंट यू थिंक सो? इट विल बी, it will, the conductivity will be constant till end point. The conductivity will remain constant till end point. Is it clear? Please respond if you have understood. नहीं समझे हो तो डाउट पूछ लो। ये बात सबको समझ में आ रही है? Okay, fine. So I hope it is clear कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि why are we saying like it will be constant till end point. और end point के बाद तुम यदि फिर से डाल रहे हो, if you are adding CD, तो CD being an additional electrolyte, वो तो conductivity बढ़ाएगा ही ना, ठीक है? After end point, just a minute. After end point, conductivity will increase. यहाँ तो H प्लस और OH माइनस नहीं है भैया, H प्लस और OH माइनस की एसिड बेस टाइट्रेशन में कहानी थी, यहाँ पर तो नॉर्मल आयंस की है ना। कंडक्टिविटी विल इंक्रीज ड्यू टू CD aqueous. Is it clear? Everybody, is that clear? अब तुम्हें नहीं लगता ये वाला क्वेश्चन भी वैसा ही है जो तुम्हें दिया अभी? लिखना है, आगे स्क्रॉल कर दूं मैं इसको? स्क्रॉल करूं इसको नीचे? एवरीबॉडी स्क्रॉल करूं? Okay, write it down then. Do it fast. Done? Fine. So let us talk about this question which we have. Question 4, right? Which is from JEE 2011. तो देखो कॉन्सेप्ट क्या है, AgNO3 was added to aqueous KCl. aqueous KCl है अपने पास, उसमें हम लोग क्या डाल रहे हैं? उसमें डाल रहे हैं सिल्वर नाइट्रेट। और ये तो सबको पता है कि AgCl व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है, राइट? ये तो सब लोग जानते हैं ना कि AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। Everybody, is that clear or not? ये तो सब जानते हैं कि AgCl प्रेसिपिटेट बनाता है। Is that clear or not? Please everybody respond in the chat box. Is that clear? Ag plus की precipitate बनती है। I hope everybody is aware of it. So it is a case of selective precipitation in which one of the products will be precipitated. ये बात I hope सबको समझ में आई होगी। Now before end point, end point के पहले की यदि हम बात करते हैं everybody, end point के पहले की,
तो AgNO3 जो है सिल्वर नाइट्रेट, दैट विल बी आर लिमिटिंग रिएजेंट, तो ये तो रहेगा नहीं। तो पहले K प्लस और Cl माइनस था, अब K प्लस और NO3 माइनस है, राइट। ये पहले वाले आयंस थे और ये अभी वाले आयंस हैं। तो अब देखो ना, Cl माइनस भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से है, NO3 माइनस भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से है, ऑलमोस्ट लेवलिंग इफेक्ट टाइप की नहीं हो रही है। Cl माइनस को रिप्लेस कर रहे हो NO3 माइनस से, तो दोनों तो फास्ट मूविंग आयन ही होंगे ना, दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आते हैं। इज दैट क्लियर? दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से, स्ट्रॉन्ग एसिड से आते हैं, तो दोनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैं, इनकी मोबिलिटी सेम होगी। So in that case, we can simply draw a line like this. ऐसा कांस्टेंट फिर बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा एंड पॉइंट। वॉल्यूम ऑफ सिल्वर नाइट्रेट की बात कर रहे हैं। So this is your answer. एंड पॉइंट के बाद फिर से सिल्वर नाइट्रेट डालोगे तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रोलाइट ऐड करोगे, बढ़ जाएगा कंडक्टिविटी। Is that clear? Should I scroll down now? Okay. Cl minus और NO3 क्यों सेम इसलिए है अथर्व, because they both are derived from strong electrolytes. Cl minus is an ion from strong acid HCl, and HNO3 is also an ion from strong acid HNO3. और ऑलमोस्ट कांस्टेंट ही होगा ना दोनों की मोबिलिटी, दोनों पानी में हाइड्रेशन करेंगे। डन। सी ऑप्शन का भी पॉसिबल है, सी ऑप्शन नहीं पॉसिबल है, इस तरह का कैसे हो सकता है? We will see other cases. We have covered 2A, हमने केस 2A कवर किया है। We can talk about other cases like 2B and 2C. A पॉसिबल क्यों नहीं है? अरे कंडक्टिविटी कांस्टेंट रहेगा ना, NO3 माइनस और Cl माइनस की मोबिलिटी ऑलमोस्ट इक्वल होगी। We can see what we have covered as of now is case 2A. अभी तुम ट्राई करोगे 2B और 2C? मैं बताऊं? Everybody, would you like to try 2B and 2C? Should I help you straight away? ठीक है, मैं बता देता हूं फिर। डिक्रीज एंड पॉइंट फिर इंक्रीज, ओके। एक काम करो, एक क्वेश्चन दिया है तुम्हारे पास, क्वेश्चन 13, डू यू सी दैट? कैन यू ट्राई दिस नाउ? क्वेश्चन 13 दिख रहा है तुम्हें से नेक्स्ट पेज पे 3.48 पे? वो भी ट्राई कर सकते हो वैसे। पहले ये करो, पहले 2B 2C करो, पहले ये कंप्लीट करेंगे हम लोग टॉपिक। 2B केस में क्या लिखा है मैंने, A प्लस का कंडक्टिविटी D प्लस से ज्यादा है, ठीक है। 2B में मैंने लिखा है कंडक्टिविटी A प्लस का ज्यादा है, मोबिलिटी मतलब D प्लस से, यही है ना? एक बार देख लो। जो अभी आदित्य क्वेश्चन तो बाद में करेंगे, पहले ये खत्म कर लेते हैं हम लोग। ए प्लस की कंडक्टिविटी डी प्लस से ज्यादा है, ए बी प्लस सी डी ए सी प्लस बी डी है। जरा चेक करना, मैंने स्क्रॉल किया है, ए बी प्लस सी डी गिव्स एसी प्रेसिपिटेट बनाया ना मैंने, एक बार चेक कर लेना, क्योंकि मैंने स्क्रॉल किया, एसी प्रेसिपिटेट बनाया ना, एक बार तुमने लिखा होगा, चेक कर लेना, ठीक है ठीक है ठीक है। और नीचे मैंने ए बी रखा होगा और ऊपर सी डी डाला है, राइट? ऊपर सी डी डाला है ना, उल्टा कर देंगे तो फिर उल्टा आ जाएगा, इसलिए बोल रहा हूँ मैं, सेम केस में रखना चाहता हूँ सबको। हाँ ठीक है, तो अब ग्राफ बना लेते हैं। तो यहाँ भी वही है, देखो ये बिफोर एंड पॉइंट। सुजल क्या लिखना है तुम्हें? ठीक हो गया? बात कर लेते हैं एंड पॉइंट के पहले।
एंड पॉइंट के पहले देखो क्या है, सी डी लिमिटिंग रिएजेंट होगा, तो पहले ए प्लस बी माइनस था, अब डी प्लस बी माइनस है, और ये तो है ही नहीं, कंडक्ट करेगा ही नहीं, प्रेसिपिटेट है ये, तो अब पहले ए प्लस बी माइनस, ठीक है, ये पहले था, और अब है बी माइनस डी प्लस, ये बाद में है, तो ए प्लस की जगह डी प्लस आ रहा है, राइट, ए प्लस इज गोइंग, डी प्लस इज कमिंग, राइट, ये जा रहा है और ये आ रहा है, राइट, ए प्लस जा रहा है, डी प्लस आ रहा है, यानी जो तेज भागता था वो जा रहा है, जो स्लो भागता था वो आ रहा है, तो क्या होगा कंडक्टिविटी में एवरीबॉडी, जो तेज भागता था वो जा रहा है और जो स्लो भागता था वो आ रहा है, तो क्या होना चाहिए, इस तरह से ना, और फिर से यदि तुम डी प्लस ऐड, यहां पर फिर से डी प्लस ऐड करोगे तो इसका स्लोप थोड़ा कम होगा, ये समझ में आ रहा है एवरीबॉडी, क्या ये उतना ही बढ़ पाएगा, अरे ये मान लो दिस इज m1 एंड दिस इज m2, तो कैन वी से mod m1 विल बी ग्रेटर देन mod m2, इज दैट क्लियर, स्लोप 1 है m1 एंड स्लोप 1 है 2 है m2, इसमें किसी को डाउट है, ओके इसमें किसी को डाउट हो पूछ सकते हो, नहीं तो लास्ट केस ट्राई करो, उसमें बढ़ेगा, ठीक है, और बढ़ेगा फिर, और ऊपर करूं स्क्रॉल आदित्य, ठीक है, एवरीबॉडी डन, आई होप आगे बढ़ जाए, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े, तो ठीक है वेट करता, okay chalo let us move to the third case, that is 2c, let us move to the third case, that is 2c, 2c में क्या होगा जरा समझते हैं इस बात को, म्यू ए प्लस इज लेस देन डी प्लस, यही केस था ना, देखो तो 2c यही केस है ना, ए प्लस, ठीक है कम जा रहा है, हाँ ठीक है, इस बार क्या होगा, देखो इस बार भी वही केस है, ए प्लस आउट है और डी प्लस इन है, राइट, ए प्लस आउट है और डी प्लस इन है, तो इस बार क्या होगा बताओ, इस बार जो धीरे भाग रहा है उसको हटा के तेज भागने वाले को ले आए, बेटी इस बार धीरे भागने वाले को हटा दिए और तेज भागने वाले को ले आए, तो कंडक्टिविटी तो बढ़ेगा ना, इज दैट क्लियर, और एंड पॉइंट के बाद और तेज भागेगा, ये समझ में आ रहा है, ये यदि m1 है और ये m2 है, सो कैन यू कंपेयर, everybody increase and then increase, the rate of increase will increase even more further, ये समझ में आ रहा है, why is it steeper, बिकॉज देखो अभिलाषा मान लो ये 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता है और ये 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से भागता है, तो अब 5 मीटर वाले को हटा के 10 मीटर वाले को दौड़ा रहे हो, तो चेंज कितने का आ रहा है, चेंज कितने का आ रहा है, 5 मीटर का ही आ रहा है, बट अब तो ये एडिशनल 10 मीटर वाला आ गया ना, तो इस बार रेट तो ज्यादा चेंज होगा, ये समझ में आ रहा है, 5 मीटर पर सेकंड वाले को हटा करके 10 मीटर पर सेकंड वाले को लेके आ गए, तो अब ये तो चेंज 5 मीटर पर सेकंड का ही ला रहा है, बट यहाँ पे ये किसी को रिप्लेस नहीं कर रहा है, यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड वाले एडिशनल आ रहे हैं, तो रेट ऑफ चेंज सेकंड वाले में ज्यादा होगा, थ्योरी नहीं होगा मॉडल में, मैं तो थ्योरी कहाँ पढ़ने के लिए बोला है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बोला है ना, थ्योरी मत पढ़ो मॉडल से, ठीक है एवरीबॉडी, आगे बढ़ सकते हैं,
अब तुम ट्राई कर लो क्वेश्चन 13। इसके सिर्फ ग्राफ ही आते हैं ज्यादातर, अब तक तो सिर्फ ग्राफ ही पे सवाल पूछा है। क्वेश्चन नंबर 13 ऑन पेज 3.48, पेज 3.48, क्वेश्चन 13। पेज 3.48, क्वेश्चन 13। आयंस की मोबिलिटी का ऑर्डर कौन से क्वेश्चन के लिए पूछ रहे हो वेदांत? पहले तो तुम्हें तीन तो एसिड बेस टाइट्रेशन है, उसमें आयंस की मोबिलिटी तुम्हें पता ही होगी, एक ही कंडक्टोमेट्रिक है, मतलब प्रेसिपिटेशन है, वो तो क्यू है। और के आई और AgNO3 में क्या होगा, I माइनस इज रिप्लेस बाय NO3 माइनस, तो चेंज कोई खास नहीं होगा उसमें। एवरीबॉडी, ये तो सारे केसेस हमने कर लिए, तुम्हारे तो आंसर आ जाना चाहिए ना क्वेश्चन 13। ए, हाँ ठीक है, यही होगा। एवरीबॉडी डन? एवरीबॉडी डन और नॉट? सबका आंसर ये आया? ये सारे केसेस हमने डिस्कस किए हैं। आदित्य से नहीं आया, ओके। अथर्व से नहीं आया, ओके। डू यू नीड हेल्प? अच्छा देखो, ये सारे केसेस तो हमने नोटबुक में, तुम अपने चेक करो, बनाए हुए हैं सारे के सारे केसेस। सारे के सारे केसेस हमने डिस्कस किए हैं ना एवरीबॉडी, सारे के सारे केसेस तो हमने डिस्कस कर लिए हैं ना। तो अच्छा देखो, पहले क्या है, वीक एसिड वीक बेस। पी जो है वीक एसिड वीक बेस, तो क्या होगा इसका आंसर? इंक्रीजेज एंड डज नॉट चेंज मच, ये तो हमने किया है ना, वीक एसिड वीक बेस। एवरीबॉडी, वीक एसिड है ना एसिटिक एसिड, और ये ट्राई इथाइल एनिलीन, ये भी वीक बेस है। तो वीक एसिड वीक बेस का ग्राफ कैसा होगा, पहले बढ़ जाएगा और उसके बाद फिर कांस्टेंट हो जाएगा। क्या आएगा आंसर फिर इसका? एवरीबॉडी, पी का आंसर क्या होगा? पी, अरे PH3N स्ट्रॉन्ग बेस है। किसने बोला स्ट्रॉन्ग बेस है? दिस इज नॉट फिनाइल, दिस इज ट्राइइथाइल एनिलीन, दिस इज स्ट्रॉन्ग बेस। ऑर्गेनिक बेस कभी भी स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। एवरीबॉडी, ऑर्गेनिक बेस कभी स्ट्रॉन्ग होता है क्या? कभी नहीं होता स्ट्रॉन्ग। रिलेटिव बात हो सकती है, केबी किसी का ज्यादा हो। देखिए, ये इंडक्टिव इफेक्ट के हिसाब से, इंडक्टिव इफेक्ट सिर्फ थोड़ी देखते हैं वे, पानी में देखोगे तो हाँ, उसका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी देखते हैं वैसे। दो इफेक्ट होता है वहां पे। इंडक्टिव इफेक्ट से तुम न्यूक्लियोफिलिसिटी देख सकते हो सिर्फ। खैर, दिस इज अ प्योर बेस। एंड यहाँ पे हम बात कर लें तो पी का आंसर क्या होगा? हाँ, ऑर्गेनिक में गुआनिडीन स्ट्रॉन्ग बेस है, बट उस केस में रिलेशन उनका अमीन से होता है, मतलब वो NaOH से कंपेयर नहीं करते। इज दैट क्लियर? KOH से उसकी बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर नहीं करते, ठीक है। और हम लोग यहाँ पर KOH NaOH से कंपेयर कर रहे हैं, तो दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू डीज एसिड।
ओके, पी का आंसर क्या होगा एवरीबॉडी? पी का आंसर 3 होगा ना? ओके, क्यू का आंसर बताओ। क्यू का आंसर कंडक्टिविटी डज नॉट चेंज मोर देन इंक्रीजेस 4। आर का आंसर क्या होगा? 2। ओके फाइन। और एस का आंसर 1। तो आगे बढ़ जाते हैं। देखो अब ये चैप्टर खत्म हो गया, अब कुछ हमें याद करने वाले टर्म्स पढ़ने हैं। ठीक है, चैप्टर ये कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन प्रॉपर लास्ट टॉपिक है। इसके बाद जो टॉपिक है वो बैटरीज पढ़ने हैं हमें। बैटरीज पे देखो नॉर्मली क्वेश्चंस नहीं आते हैं क्योंकि ये तो याद करने की चीज है। ठीक है, बैटरीज पे तुम यदि पिछले साल के पेपर्स देखोगे तो क्वेश्चन कुछ नहीं पूछा है पिछले 5 साल में, कोई क्वेश्चन ही नहीं आया इसके ऊपर। याद करने वाला टॉपिक है ये, बट फिर भी हम पढ़ लेंगे। अब तक तो नहीं आ रहे हैं बट फिर भी विल स्टडी अबाउट बैटरीज। तो देखो अब हमें जो पढ़ना है कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज। देखो पिछले 5 साल से नहीं आ रहे क्वेश्चन। ठीक है, और इस पे ज्यादातर क्वेश्चंस नहीं ही आए हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्योंकि पूछने के लिए बहुत सारे टॉपिक्स है ना, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पूछने के लिए बहुत सारे एरियाज हैं, तो ये इजी याद करने वाला टॉपिक कोई आता नहीं है जल्दी, तो ये नहीं ही पूछे जाते हैं। खैर फिर भी वी विल डिस्कस इट। देखो कमर्शियल सेल्स एंड बैटरीज दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेल और दूसरा क्या होता है? सेकेंडरी सेल। प्राइमरी सेल क्या है? इट इज बेसिकली नॉन रिचार्जेबल। नॉन रिचार्जेबल जैसे पेंसिल बैटरी आता है ना, फिर जो रिस्ट वॉच में यूज होता है घड़ी, दैट इज ऑल्सो प्राइमरी सेल, इट इज नॉन रिचार्जेबल। ठीक है, ओके। तो प्राइमरी सेल इज फर्स्ट थिंग, इट इज नॉन रिचार्जेबल और इसको यूज एक ही बार कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल क्या है? इट इज अ लेट्स से कलेक्शन ऑफ सेल्स। इसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, कलेक्शन ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन अ सर्टेन ऑर्डर, connected in an order. These could be let's say concentration cell या फिर कोई हाइब्रिड सेल हो सकते हैं जिसमें दो तीन एक साथ यूज किया हो। और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्यूमुलेटर्स। एक्यूमुलेटर्स भी बोलते हैं, राइट? व्हाई डू वी कॉल देम एक्यूमुलेटर्स? बिकॉज दे कैन स्टोर चार्जेस। ठीक है, तो ये दो तरह के सेल हैं। प्राइमरी सेल में जो हमें पढ़ना है, हमें बेसिकली पढ़ना है एक तो ड्राई सेल और एक हमें पढ़ना है बटन सेल विच इज मर्क्यूरी सेल। सेकेंडरी सेल में जो हमें पढ़ना है, एकदम एनसीईआरटी की ही चीज पढ़नी है यहाँ पर, एनसीईआरटी से इधर उधर देखना नहीं है। याद करने की बातें रहती है, हम सिर्फ एनसीईआरटी यहीं से देखेंगे। इसमें जो हमें सेकेंडरी बैटरी में पढ़ना है, एक हमें सेकेंडरी बैटरी पढ़ना है। सेकेंडरी बैटरी लेड एसिड बैटरी बोलते हैं इसको, लेड एसिड। और दूसरा है निकेल कैडमियम बैटरी। ठीक है, ये दो चीजें पढ़नी है, राइट इट डाउन। इसको तो हम लोग एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे, बिल्कुल एनसीईआरटी से ही पढ़ेंगे इसको, और कहीं से नहीं पढ़ेंगे हम इसको। ये एकदम एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। यदि तुम्हारे पास एनसीईआरटी है, यू कैन ओपन इट। एनसीईआरटी नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हो, पीडीएफ मिल जाता है आसानी से। You can download you can just type on Google, file type PDF NCERT class 12th chemistry, you'll get the PDF document. Just Google file type PDF class 12th NCERT chemistry part 1 or whatever part you want, you'll get the PDF of the NCERT. ठीक है आदित्य, you can download NCERT from Google. अभी सेकेंडरी के आगे सेल है, और क्या सेकेंडरी के आगे सेल लिखा है। आगे बढ़ जाए एवरीबॉडी। सेकेंडरी के आगे सेल लिखा है, सेकेंडरी सेल।
सेकेंडरी, ये सेकेंडरी बैटरी है, दिस इज बैटरी। एक्यूमुलेटर या फिर स्टोरेज बैटरी, बिकॉज वो स्टोर करते हैं ना चार्ज, इसलिए इसको स्टोरेज बैटरी भी बोलते हैं कई बार। स्टोरेज बैटरी क्योंकि वो स्टोर चार्ज करते हैं। एक्यूमुलेट मतलब जमा करके रखना, चार्ज जमा करके रखते हैं, तो दे आर कॉल्ड एक्यूमुलेटर्स। आई होप इट इज क्लियर, लेट अस मूव अहेड। देखो सबसे पहले जो प्राइमरी बैटरी में हमें पढ़ना है ड्राई सेल, ये बिल्कुल एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे हम लोग, क्योंकि एनसीईआरटी का ही ऑर्डर है। देखो कमर्शियली अलग अलग कंपनीज अलग अलग यूज करते हैं, जैसे कि ड्यूरासेल की बैटरी है, एवरेडी बैटरी है, अलग अलग कंपनीज की बैटरी है, उसमें एनोड कैथोड अलग अलग हो सकता है, इलेक्ट्रोलाइट अलग अलग हो सकता है। तो हमें कौन सा याद करना है एवरीबॉडी, हमें कौन सा पढ़ना है एवरीबॉडी बताइए। हमें वही पढ़ना है जो एनसीईआरटी में है, इज दैट क्लियर। एक्यूमुलेटर्स का सेकेंड टाइप कौन सा है। तो एक्यूमुलेटर मतलब बहुत तरह के हो सकते हैं, इसमें टाइप्स ऐसा कुछ डिफाइन नहीं करते हैं। बेसिकली जो हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है एक तो लेड एसिड बैटरी और निकल कैडमियम बैटरी। एक्यूमुलेटर्स बहुत तरह के टाइप हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिक्वायरमेंट। तो एक्यूमुलेटर इज समथिंग विच कैन स्टोर चार्ज, देयर कुड बी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, बट हमें यही दो पढ़ने हैं, ठीक है। एक तो लेड एसिड एक्यूमुलेटर और एक निकल कैडमियम बैटरी, यही एनसीईआरटी में है, उससे हमें आगे जाना नहीं। कैपेसिटर इज अ डिफरेंट थिंग, कैपेसिटर इज नॉट अ बैटरी। आदित्य सेज कैपेसिटर, कैपेसिटर बैटरी है क्या। वो चार्ज प्रोड्यूस थोड़ी करता है। ओके लेट अस टॉक अबाउट ड्राई सेल। अच्छा डू यू हैव, हाँ वो स्टोर करता है पर प्रोड्यूस नहीं करता वो। देखो ड्राई सेल एनसीईआरटी में मिल गया तुम्हें, प्राइमरी बैटरी, तुम्हें एनसीईआरटी में प्राइमरी बैटरी मिला। तो एनसीईआरटी में तुमने देखा होगा कि उसमें होता क्या है, एनसीईआरटी ने अंदर का फोटो दिखाया है खोल करके एकदम, तुम्हें एक कार्बन का कैथोड दिख रहा होगा। इफ यू हैव आल्सो, तुमने यदि बैटरी तोड़ के अंदर देखा है, so you'll see a graphite rod inside। कभी देखा है क्या, हैव यू सीन हैव यू डन इट एवर, कभी किया है ऐसा। इफ यू डन इट देन यू मस्ट हैव सीन अ कार्बन बैटरी, अंदर एक ग्रेफाइट की बैटरी रहती है, ग्रेफाइट की हल्की सी रॉड रहती है, तो वो कार्बन है। तो देखो नॉर्मली यहाँ पे क्या है, जैसे हमने जो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ा था उसमें एनोड और कैथोड को अलग अलग कंटेनर में रखा था, याद है। अलग अलग कंटेनर में रखा था, इन्होंने सेम कंटेनर में रखा है। अब नीचे जो है ना, नीचे जो है एक ऐसा होता है, दिस इज जिंक कप। जिंक कप जो है इट एक्ट्स एज एनोड। जैसे बैटरी है, बीच में प्लास्टिक लगा होता है, ऊपर एक होता है एक नीचे होता है, राइट। तो नीचे क्या है, इट इज अ जिंक कप, जो कि जिंक क्या है यहाँ पे, एनोड है। इट इज ड्रॉन इन एनसीईआरटी, यू कैन सी। अब जिंक में क्या करते हैं, जिंक जिंक में जैसे हमें पता था ना, Zn होता है Zn, जैसे हमने पढ़ा था एनोड में Zn 2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब ये Zn 2 प्लस रिएक्शन को रिवर्सिबल बनाता है, तो इन्होंने क्या किया है, इन्होंने डाला है ZnCl2 प्लस NH4Cl, ZnCl2 प्लस NH4Cl। सी NH4Cl क्यों डाला, कुछ समझ में आ रहा है तुम्हें एवरीबॉडी। NH4Cl क्यों डाला, कुछ समझ में आ रहा है। ZnCl2 तो समझ में आ गया होगा Zn2 प्लस के लिए, NH4Cl क्यों डाला, कुछ समझ में आ रहा है। नहीं नहीं सॉल्ट ब्रिज नहीं है, Zn2 प्लस जो है वो रिएक्ट कर जाएगा किसके साथ, एक्चुअली ये NH4 प्लस NH3 में कन्वर्ट हो जाता है, और ये NH3 जो है ये कॉम्प्लेक्स बनाएगा Zn2 प्लस के साथ, जो कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन को आगे खींचता जाएगा। समझ में आ रहा है, तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड चलता रहेगा। NH4Cl जो है इसके साथ एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, ठीक है, और ये जो है रिएक्शन फॉरवर्ड चलता रहेगा, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन तेज कर देगा NH4Cl, इसलिए NH4Cl डाला हुआ है। ये कॉम्प्लेक्सेशन कर लेता है Zn2 प्लस के साथ। ये मॉड्यूल के, ये टॉपिक्स मॉड्यूल से किया तो चलेगा, हाँ चलेगा, मॉड्यूल से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है एवरीबॉडी, NH4Cl का यूज समझ में आ गया नहीं आया, एवरीबॉडी इज दैट क्लियर। ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो नोटबुक में, एनसीईआरटी में जो लिखा है
मैं वही समझा रहा हूँ, उससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ। एनसीईआरटी जो लिखा है वही मैं लिख रहा हूँ। तुम्हारी इच्छा है, तुम लिखना नहीं भी चाहते हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बट ये चीज मैं स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी के हिसाब से बता रहा हूँ, बिकॉज वही पढ़ना है। तो अभी यहाँ पे कैथोड की बात कर लेते हैं। एनोड वाला तो क्लियर हो गया होगा। तो अभी देखो कैथोड क्या है। कैथोड है MnO2। MnO2 ठीक है, इसका एक पाउडर होता है, दिस इज इन पाउडर्ड फॉर्म, और इसमें होता है कार्बन, ये इलेक्ट्रोड है। अब एनोड और कैथोड के रिएक्शंस देखो क्या है। एनोड का रिएक्शन है जिंक जो है, ऑब्वियसली वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा Zn2+ + 2 इलेक्ट्रॉन में। NH4Cl का क्या यूज है देख लेते हैं। NH4Cl का तो हाँ, वो तो यूज हमने देख ही लिया। और कैथोड पे क्या हो रहा है, MnO2+4 से NH4+ के प्रेजेंस में कन्वर्ट हो जाता है MnOOH। यहां ध्यान रखना, ये +4 से +3 में जा रहा है, और साथ में NH3 निकल जाता है। ये जो NH3 है वो इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेगा, NH3 will form a complex with Zn2+, और ये रिएक्शन को आगे खींचता जाएगा। इसको यदि बैलेंस कर लें तो क्या आएगा, Zn solid plus 2 MnO2 plus 2 NH4 plus will give me 2 MnOOH plus Zn2 plus 2 NH3। तो अब तुम्हें ये तो समझ में आ रहा है कि NH3 जो है इसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाएगा और रिएक्शन फॉरवर्ड बढ़ता जाएगा। एनसीईआरटी वाली चीज है, हमने अलग अलग कुछ भी नहीं किया है, ठीक है। लिखना है या नहीं लिखना है, दिस इज एग्जैक्टली एज पर एनसीईआरटी। शुड आई मूव? ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। नया कुछ नहीं किया मैंने, सीधा एनसीईआरटी है, ठीक है। अच्छा, एक चीज ध्यान देना, इसका जो ई सेल है वो होगा E0 सेल माइनस 0.0591/2 लॉग जो भी रिएक्शन कोशेंट है वो। अब देखो, एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस, अच्छा तुमने पुरानी वाली टॉर्चेस यूज की थी, पुरानी टॉर्च होती थी उसमें जो नई नई बैटरी लगती थी तो लाइट काफी तेज आती थी, राइट। शुरू शुरू में जो टॉर्च यूज किया है कभी, तो वो पुरानी जो नई बैटरी लगती थी तो टॉर्च काफी लाइट मारता था, और जैसे जैसे बैटरी पुरानी होती जाती थी लाइट डिम होने लगता था। डू यू रिमेंबर दैट? व्हाट इज द रीजन? व्हाट इज द रीजन? एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस, एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस, जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस करता है रिएक्शन कोशेंट बढ़ता है और ई सेल कम होने लग जाता है। इज दैट क्लियर? इक्वेशन के हिसाब से देख लो ना, एज द रिएक्शन प्रोग्रेसेस रिएक्शन कोशेंट इंक्रीजेस एंड ई सेल डिक्रीजेस। इज दैट क्लियर? तो ईएमएफ ज्यादा होगा तो ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, तो तुम्हारा बल्ब ज्यादा करंट लेगा और ज्यादा लाइट प्रोड्यूस करेगा। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोग्रेस होगा वैसे वैसे ईएमएफ कम होने लगेगा, और एक पॉइंट पे खत्म हो जाएगा, तुम्हारा बल्ब जलेगा ही नहीं फिर। ठीक है, तो आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं बटन सेल की, मर्क्यूरी सेल और बटन सेल। इसमें खास बात क्या है, इसमें खास बात क्या है, तो ऐसा थोड़ी है कि नया बैटरी डालोगे तो घड़ी तेज चलता है। ये बात समझ में आ रहा है? अरे नया बैटरी डाला तो घड़ी ज्यादा तेज चलता है क्या? और पुराना बैटरी हो गया तो घड़ी स्लो चलने लगता है? ऐसा तो नहीं होता। तो यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ रिक्वायरमेंट क्या है, यहाँ रिक्वायरमेंट है कांस्टेंट करंट की, यहाँ पे कांस्टेंट ईएमएफ की रिक्वायरमेंट है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ कांस्टेंट ईएमएफ चाहिए। ऐसा नहीं नया घड़ी, नया बैटरी डाला घड़ी एकदम तेज चल रहा है, एकदम फास्ट, और पुराना हो गया तो एकदम स्लो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना, कांस्टेंट ईएमएफ देना चाहिए। तो कांस्टेंट ईएमएफ कैसे मिलेगा, कुछ आइडिया लग रहा है? इसमें एक्चुअली में ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ना जब कोई भी एक्टिव नहीं होता, सारा सॉलिड या फिर प्योर लिक्विड होता है। जरा देखो, एनोड क्या लेते हैं, जिंक अमलगम, OH माइनस के प्रेजेंस में ये कन्वर्ट होता है ZnO सॉलिड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, राइट।
नाउ लेट अस टॉक अबाउट कैथोड। कैथोड क्या होता है? HgO, इसका रिएक्शन होगा H2O के साथ, ये मतलब H2O के प्रेजेंस में, ये बन जाएगा Hg लिक्विड प्लस 2OH माइनस। अब देखो क्या है, लेट अस से H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन इधर कट गया और ये OH माइनस कट गया, तो ओवरऑल रिएक्शन तुम्हें क्या मिला? ZnHg प्लस HgO सॉलिड, हाँ भेजता हूँ। अब देखो यहाँ पे रिएक्शन कोशेंट क्या है? रिएक्शन कोशेंट चेंज होगा क्या? देखो ना, सब के सब तो एक्टिव है ही नहीं, कुछ भी एक्टिव नहीं है, तो रिएक्शन कोशेंट तो कांस्टेंट है ना। तो E सेल विल बी E नॉट सेल माइनस 0.0591/2 log Q, जो कि कांस्टेंट रहता है पूरे इसके बैटरी, जब तक चलेगा तब तक ये कांस्टेंट रहेगा, ये अचानक बंद हो जाएगा। ठीक है एवरीबॉडी? EMF will be constant during the entire life of the cell. Is that clear? Okay, अभिलाषा, what I was trying to say, देखो यहाँ पे जो रिएक्शन है उसमें जिंक सॉलिड, ये अमलगम है, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड एक्टिव नहीं होते, प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड एक्टिव होते ही नहीं है, तो यहाँ कोई इलेक्ट्रोलाइट तो है ही नहीं, तो in that case there won't, since there is no electrolyte, so we can say that reaction quotient is not time dependent, रिएक्शन कोशेंट टाइम डिपेंडेंट है ही नहीं, तो ईएमएफ जो है शुरू से अंत तक, जब तक तुम्हारी घड़ी चलेगी तब तक बराबर रहेगा। ऐसा नहीं कि पहले ज्यादा बाद में कम या बाद में ज्यादा पहले कम, ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है, मैं डाल दूंगा, डोंट डू। एवरीबॉडी रिटर्न अथर्व, यू कैन जस्ट टाइप गूगल पे टाइप करो ना, फाइल टाइप PDF NCERT क्लास 12th केमिस्ट्री पार्ट 1, यू विल गेट PDF, तुम्हें मिल जाएगा, जस्ट गूगल इट। फाइल टाइप PDF करोगे तो PDF खुद खोज के तुम्हें दे देगा। एवरीबॉडी डन? एक चैप्टर बचा है, सरफेस केमिस्ट्री, आगे बढ़ जाए एवरीबॉडी। ओके, तो अब देखो सेकेंडरी बैटरीज जो होती हैं, लेट अस टॉक अबाउट सेकेंडरी बैटरीज। देखो सेकेंडरी बैटरी का मतलब क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ बैटरीज, इसमें चीजें सीरीज में कनेक्ट की जा सकती है। तो अभी जो है एनसीईआरटी दिख रहा है, सोलर सेल, सी सोलर सेल में डायोड्स यूज होते हैं। सोलर सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे क्या एवरीबॉडी? सोलर सेल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आएगा। सोलर सेल मतलब क्या है? फोटोन इंसिडेंट होगा और डायोड प्रोड्यूस करेगा, सेमीकंडक्टर चला जाएगा, ठीक है, सेमीकंडक्टर में आएगा वो, डायोड्स होते हैं, एकदम फोटो डायोड। डायोड मतलब उसमें दो इलेक्ट्रोड है, डाई मतलब दो और इलेक्ट्रोड इज ओड, तो वहां अलग कॉन्सेप्ट है। फाइन, नाउ कमिंग टू सेकेंडरी बैटरीज। देखो सेकेंडरी बैटरीज में एनसीईआरटी में तुम्हें एक फिर फोटो दिया हुआ है, डू यू सी इट एवरीबॉडी? डू यू सी एनसीईआरटी? उसमें देखो बहुत सारे फोटो, उसमें ग्रिड बनाए हुए हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद, इस तरह का कुछ लाइन बनाया हुआ है, एक के बाद एक, एक के बाद एक लगाए हुए हैं सीरीज में, दिख रहा है तुम्हें? ग्रिड बनाए हुए हैं बहुत सारे, एनसीईआरटी ने फोटो खोल के बनाया अच्छे से। अरे रुक तो जाओ भैया, नेक्स्ट चैप्टर का अनाउंसमेंट नहीं किया है अभी, पी ब्लॉक बहुत बड़ा चैप्टर है, पी ब्लॉक खत्म नहीं होता इतनी आसानी से, रुक जाओ अभी। रिटन एवरीवन? अथर्व लिख लिया? अब सेकेंडरी बैटरी में तुम्हें दिख रहा होगा कि बहुत सारे बैटरीज एक साथ कनेक्ट किए गए हैं, ठीक है, और ये भी तुम्हें एनसीईआरटी के हिसाब से ही चलना है। इसको, इसकी बात क्या है कि इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, इसको तुम बार बार यूज कर सकते हो, ठीक है।
सबसे पहली बात कि इट कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन, बार बार यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज क्या है कि ये एक कॉन्सेंट्रेशन सेल है। तुम्हें एनसीईआरटी में एनोड और कैथोड के रिएक्शन मिले हैं एवरीबॉडी? एनसीईआरटी में एनोड और कैथोड के रिएक्शन मिले हैं, जस्ट इसको पढ़ो। उसमें लिखा है कि लेड एनोड और ग्रिड ऑफ लेड पैक्ड विथ लेड ऑक्साइड एट कैथोड। तो लेड एनोड भी है और PbO2 कैथोड भी है। तो एनोड कैथोड दोनों पे लेड ही यूज किया है, ठीक है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? क्यों? बिकॉज रिचार्जेबल आसान से हो जाएगा उस केस में। दैट क्लियर एवरीबॉडी? अच्छा देखो, यहाँ पे बेसिकली हम बात करें तो हो क्या रहा है, यहाँ पे हम बात करें तो देखो यहाँ पे लेड ऑक्सीडाइज हो रहा है और कैथोड पे लेड ही रिड्यूस हो रहा है। और ओवरऑल रिएक्शन तुम देखोगे तो ओवरऑल रिएक्शन में एक्टिव सिर्फ और सिर्फ H2SO4 है। ये तुम्हें दिख रहा है? शुड आई राइट इट फॉर यू? फाइन, लेट मी राइट इट फॉर यू फर्स्ट। 150 बताओ, 150 क्या? फाइन, सो लेट अस सी दिस। एनोड वाली जो रिएक्शन है, एनोड वाली रिएक्शन क्या है? Pb सॉलिड प्लस SO4 2 माइनस will give you PbSO4। अच्छा ये बताओ ये क्या है? डोंट यू थिंक दिस इज अ मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड? ये मेटल इनसोल्युबल सॉल्ट जैसा है, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, तो ये मेटल इनसोल्युबल का एक केस है, ठीक है। कैथोड की बात कर लेते हैं, तो PbO2 सॉलिड प्लस SO4 2 माइनस प्लस 4H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स PbSO4 सॉलिड प्लस 2H2O। ये मेटल इनसोल्युबल के जैसा है क्या? नहीं है? बताओ एवरीबॉडी। ये भी मेटल इनसोल्युबल है ना? ओके, बट एग्जैक्टली हम इसको कॉन्सेंट्रेशन सेल बोल सकते हैं क्या? देखो यहाँ पे 0 से +2 जा रहा है और ये +4 से +2 जा रहा है। हम इसको एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन सेल बोल रहे हैं? बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते, क्योंकि अलग अलग रिएक्शंस हैं। देखो ना, SRP यहाँ 0 से +2 का है और +2 से 0 का है, +4 से +2 का है। तो ये एक तरह का हाइब्रिड हो गया ना, कुछ दोनों के बीच का कुछ हो गया ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन सेल है क्या? ये एग्जैक्टली कॉन्सेंट्रेशन सेल नहीं है। ओके okay. यदि तुम इसके EMF की बात करो, लेट्स से इफ यू टॉक अबाउट द EMF, इसका EMF क्या आएगा? नॉट सेल माइनस 0.0591 बाई 2 लॉग, यहाँ पे 2H प्लस, तो H प्लस की पावर 4 और SO4 2 माइनस की पावर 2, राइट? इज दैट क्लियर? Everybody, is that clear or not? Everybody please respond. Everybody please respond. अच्छा यही है लास्ट। ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग मोल्स ऑफ H2SO4 विल डिक्रीज। ये तो समझ में आ रहा होगा, मोल्स H2SO4 के डिक्रीज होगा तो मास H2SO4 का भी डिक्रीज होगा। तो अब डेंसिटी होता है मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ वाटर कांस्टेंट है, तो डेंसिटी ऑफ H2SO4
ये एक्चुअली एक क्वेश्चन पूछते हैं कि H2SO4 की डेंसिटी कम होगी या ज्यादा होगी। डेंसिटी ऑफ H2SO4 क्या होगा बताओ, इट विल बी डिक्रीजिंग। तो डेंसिटी ऑफ H2SO4 will decrease during discharging and it will increase during recharging and will increase during recharging। तो आज के लिए इतना ही, इसकी डिटेल्स हम बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास में किसी को डाउट है ये कैसे हो रहा है, यदि इसमें किसी को डाउट है तो वी विल डिस्कस इट अगेन। होमवर्क दे दूंगा मैं नेक्स्ट क्लास के लिए बहुत सारा, ठीक है। अब तो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, इस चैप्टर में एक दो रिएक्शंस बचे हैं, ऑलमोस्ट खत्म ही हो चुका है, 10-15 मिनट का बचा है बस। तो आज के क्लास में किसी को डाउट है? एवरीबॉडी नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कस करते हैं, इसमें किसी को डाउट है? ठीक है सर्विस विल डू दैट, टेंशन क्यों ले रहे हो यार, ये इसकी बात करो ना। इसमें किसी को डाउट है आज की क्लास में? एवरीबॉडी इसमें किसी को डाउट है? कॉन्सेंट्रेट ये वाले सेल में किसी को डाउट है? ठीक है, तो आई विल पोस्ट योर होमवर्क इन द ग्रुप, फाइन। एंड ठीक है, वो होमवर्क डाल दूंगा फिर। चलो गुड बाय, नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं क्या, विल डिस्कस दैट इन द नेक्स्ट क्लास। चलो ठीक है, गुड बाय।